हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस का टॉपिक का नाम क्या रहेगा? समायोजन। समायोजन वाले टॉपिक के अंदर कुछ हमारी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षा युक्तियां हैं, वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, तो पहले बाद में एमसीक्यू करवाऊंगी, काफी सारे एमसीक्यू लेकर आई हूँ इस फॉर्म में, देखो। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समायोजन क्या होता है। समायोजन क्या होता है? समायोजन थोड़ा सा हल्का सा मैं इसके बारे में बताऊंगी, फिर क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ उसको सोल्व कर देंगे। समायोजन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। यानी कि जिसकी एडजस्टमेंट हो गई वो क्या है? समायोजित है। और जिसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई वो क्या है? कुसमायोजित है। अब एडजस्टमेंट किसके साथ करनी है? साथी के साथ करनी है, दोस्त के साथ करनी है, पर्यावरण के साथ करनी है, या खुद के अंदर ही करनी है? यानी कि खुद को ही समायोजित करना है। अब खुद को समायोजित कब करेगा, कब माना जाएगा कि आदमी समायोजित है? जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। और आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ, अब आवश्यकताएं तो पूर्ति होगी लेकिन उसको संतुष्टि भी होनी चाहिए। यानी कि जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, आवश्यकताएं पूरी हों और आवश्यकताओं के साथ क्या होनी चाहिए? संतुष्टि। तो हम क्या हो जाते हैं? समायोजित हो जाते हैं। अगर ये पूर्ति नहीं होती है, ये नहीं हो पाती है, तो आदमी क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है, अब कुसमायोजित आदमी है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होगी? चिंता होगी, तनाव होगा, दबाव होगा, तनाव होगा, दबाव होगा, उसके अंदर कुंठा होगी, और क्या हो सकता है? उसके अंदर द्वंद होगा। यानी कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, वो टेंशन में रहेगा, वो स्ट्रेस में रहेगा, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, या उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। यानी कि ये सारी की सारी ये सब चीजें होंगी तो आदमी कैसा है? कुसमायोजित है। और समायोजित आदमी कैसा होगा? हैप्पी होगा। यानी कि वो आदमी क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगी? सहनशीलता रहेगी। उसके अंदर क्या रहेगा? आत्मविश्वास रहेगा। और क्या रहेगा? उसके अंदर दृढ़ता होगी, वो अपने आप को पॉजिटिव वे में समझेगा। उसके अंदर क्या रहेगी? दृढ़ता रहेगी। और क्या रहेगी? उसके अंदर सकारात्मक बिहेवियर रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? उसका नकारात्मक बिहेवियर रहेगा। ठीक है, अब ये समायोजित आदमी कौन से होते हैं? समायोजित आदमी वो होते हैं जो आदमी के जो मन की 3 स्थितियां बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। उसके अंदर क्या बताया था? एक तो बताया था इद, एक बताया था ईगो, और एक क्या बताया था? सुपर ईगो। जब ये ईगो इन दोनों के बीच में, ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाकर रखता है, तब तो आदमी क्या रहता है? समायोजित होता है। देखो, तुम्हें अगर इसकी थ्योरी नहीं पता है, इसके बेसिक्स नहीं पता है, तो मैं हल्का हल्का पहले बेसिक करवा रही हूँ और उसके बाद तुम्हारे एमसीक्यू करवाऊंगी। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जब हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी थी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि आदमी के मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद में तो क्या होता है? स्वार्थी होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। और सुपर ईगो में क्या होता है? आदमी इतना ज्यादा आदर्शवादी होता है, इतना ज्यादा आध्यात्मिक होता है कि वो अपने अंदर अपनी इच्छाओं को दबाता रहता है। यानी कि दमित इच्छाओं का भंडार इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। किस लिए? समाज के सामने अच्छा बनने के लिए, आदर्शवादी बनने के लिए। और ऐसे कर करके उसके अंदर क्या हो जाएगा? मनोरोगी बन जाएगा। और वो क्या बन जाएगा? वो कुसमायोजित बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने अपनी इच्छाओं को कहाँ इकट्ठा कर लिया? अपनी इच्छाओं को अचेतन मन में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? ईद होता है चेतन मन की बात करता है। यानी कि उसको अपने अभी प्रेजेंट से मतलब, उसको नहीं मतलब कि समाज के ऊपर उसका कितना बैड इफेक्ट पड़ रहा है। वो इतना स्वार्थी हो जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति को करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, वर्तमान में जीने के लिए समाज के साथ वो समायोजन नहीं करता। वो क्या नहीं करता? एडजस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या रहता है? कुसमायोजित। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? ईगो। यानी कि ईगो प्रवृत्ति वाले लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया था, और वो क्या रहते हैं? वो समायोजन का काम करते हैं। ठीक है, अब एक बात और कही थी उन्होंने कि मन के, ये क्या था? मन की अवस्थाएं। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा था? चेतन, अर्धचेतन, ये बात भी की थी। तो चेतन मन तो क्या है? प्रेजेंट में जो जी रहा है। और अचेतन मन क्या है? जो दमित इच्छाओं का
भंडार ग्रह बन गया, उसको क्या कह दिया है, चेतन मन। अब उन्होंने हिमखंड के साथ जब कंपैरिजन किया तो उन्होंने कहा कि चेतन मन तो क्या है 1/10 हिस्सा और अचेतन मन क्या है 9/10 हिस्सा, यानी कि ऐसे उन्होंने इसके साथ कंपेयर किया तो ये तो 1/10 बताया था और ये 9/10। अब ये तो प्रेजेंट में चल रहा है, अब तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम्हारा कौन सा मन काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, चेतन मन काम कर रहा है। लेकिन तुम्हारी कोई बचपन में इच्छाएं थी, मान लो तुम्हें कोई टॉय पसंद था और उस टाइम तुम्हें नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला तो उसको तुमने कहाँ दबा लिया, अपने अचेतन मन में स्टोर कर लिया। अब जब तुम बड़े हुए, उस टॉय को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे आ गए, तब तुम्हारे वो जैसे ही टॉय सामने आएगा अचेतन मन से निकलकर वो सब बातें चेतन मन में आ जाएंगी। लेकिन तुमने उसको स्टोर कहाँ कर रखा है, अचेतन मन में। और अचेतन मन में जो चीजें स्टोर हो जाती हैं तो आदमी क्या हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा, द्वंद की स्थिति होगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को कुसमायोजित कर लेगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। अब मान लो एक सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने एक लिबिडो वर्ड यूज किया था, यानी कि वो क्या थी, काम शक्ति थी, आदमी के अंदर एक ऊर्जा पाई जाती है। अब वो काम प्रवृत्ति उन्होंने कहा था कि जैसे बच्चा पैदा होता है तब से ही उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। अगर उसकी इच्छा पूर्ति होती रही, लिबिडो से उसको एनर्जी मिलती रही तो वो समायोजित हो जाएगा, और अगर लिबिडो से उसको एनर्जी नहीं मिली तो वो क्या रह जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। यानी कि अगर कुसमायोजित है तो उसके अंदर ये वाली सब की सब समस्याएं आ जाएंगी, ये एक तरह की क्या है, समस्याएं हैं। और समायोजित रहेगा तो ये सब की सब क्या है, उसकी पॉजिटिव चीजें हैं, इनकी अधिकता होगी, और कुसमायोजित में इनकी अधिकता होगी। अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, बाकी बीच में रक्षा युक्तियां हैं वो एक एक साथ साथ जैसे जैसे आएंगी उनको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन कुसमायोजन से आ गया। अब कुसमायोजन में आदमी के अंदर क्या रहता है, तनाव रहता है, दबाव रहता है, कुंठा रहती है, उसके अंदर द्वंद की स्थिति रहती है, ये सारी चीजें उसके मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सारी की सारी कुसमायोजित आदमी के अंदर पाई जाती है, जो उसके अचेतन मन में 9/10 हिस्सा के अंदर दबी रहती है। लेकिन अचेतन से जब चेतन की तरफ आती है तो वो आदमी हड़बड़ा जाता है। कुसमायोजन से तात्पर्य बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, हाँ ये बात तो सही है। स्वार्थी व असामाजिकता, अब जो कुसमायोजित होगा वो क्या रहेगा, वो स्वार्थी भी रहेगा। कुसमायोजित है वो क्या रहेगा, स्वार्थी रहेगा, क्योंकि वो बैलेंस बनाकर तो रखेगा ही नहीं। उसके अंदर ईद प्रवृत्ति की, यहाँ पर स्वार्थी है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हावी है, ईद हावी है, और वो क्या है, असामाजिक है। तभी तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गलत काम करने के लिए रेडी रहता है, तो ये बात भी सही है। स्वेगात्मक असंतुलन, यानी कि उसके जो संवेग होते हैं, उसके अंदर जितनी भी संवेग भावनात्मक जो क्रियाएं होती हैं उनके अंदर क्या रहेगा, असंतुलन रहेगा। कुसमायोजन से तात्पर्य बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, यस। स्वार्थी और असामाजिक, ये भी बात सही है। स्वेगात्मक असंतुलन, ये बात भी सही है। तो आंसर विल बी उपरोक्त सभी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन इसके क्या थे, सही थे। नेक्स्ट, अब वो वाला क्वेश्चन था कुसमायोजन से, यहाँ पर पूछा गया है समायोजन की समस्या के कारक क्या है। समायोजन कब नहीं होगा, समायोजन की समस्या के कारक क्या है, जब आदमी के अंदर तनाव होगा। अब तनाव कब होगा, मान लो एक आदमी एक काम को करने की बहुत बार कोशिश करता है, उसका वो समय पर काम पूरा ना हो, मान लो तुम्हें जॉब तो मिल गई, लेकिन जॉब का एक टाइम पीरियड था, एक 21-22 साल में उम्र में जॉब लगती है, 22, 23, 24 में भी जो उम्र में जो जॉब लगती है, तो तुम ज्यादा हैप्पी फील करोगे। और एक लास्ट 42 ईयर में जाकर आपको जॉब मिलती है तो आप उतना हैप्पी फील नहीं करोगे, उससे पहले आपके अंदर क्या आ जाएगा, तनाव की स्थिति आ जाएगी। दुश्चिंता, दुश्चिंता कब होती है, जब अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं चेतन मन में आने की कोशिश करती हैं, यानी कि उस टाइम पर आदमी के अंदर क्या हो जाती है, एंजाइटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजाइटी। तनाव को क्या बोलते हैं, टेंशन। तो जब आपके अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं थी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हो और आप उसको धक्के से दबाते हो, तो उस टाइम पर आपके अंदर क्या आ जाती है, दुश्चिंता। कुष्ठा नहीं होता, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुंठा, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन कब होगी आदमी के अंदर, फ्रस्ट्रेशन उस टाइम पर होगी जब बहुत सारे प्रयास करे और सफलता मिली ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो हो सकता है कि तनाव में आपको सफलता मिल गई लेकिन समय पर नहीं मिली। फ्रस्ट्रेशन कब होती है, बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, बहुत सारी जॉब के लिए ट्राई किया, कहीं से भी आपको पॉजिटिविटी नहीं निकल कर आती है। ये वाला एग्जांपल किस लिए दे रही हूँ, क्योंकि तुम जॉब लगने के लिए पढ़ रहे हो, नहीं तो एग्जांपल बच्चे के भी दे सकती थी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, CDP पढ़ रहे हैं।
बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में इकट्ठी होती कि मतलब बहुत सारे एग्जाम देते गया, क्लियर नहीं हुए, जॉब नहीं लगी, तो वो क्या करने लग, उसके अंदर क्या आने लग जाती है, कुंठा की भावना आ जाती है। या इसी को एक शब्द और यूज किया जाता है, भगनासा। भगनासा या इसी को क्या कहा जाता है, फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो या तो आक्रामक बिहेवियर करने लग जाता है स्थिति में, या तो वो क्या करता है, आक्रामक बिहेवियर करता है, या वो क्या करता है, एकांतवश यानी कि अकेला रहना शुरू कर देता है। ठीक है, बात तो ये सारी की सारी घूम फिर के ये आता है कि आदमी का जो मानसिक स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया, और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वो संतुलन में नहीं रहेगा, वो बैलेंस में नहीं रहेगा, वो एडजस्ट नहीं करेगा, तो वो कुसमायोजित बन जाएगा। तो समायोजन की समस्या के कारण क्या कारक क्या है, ये सारे के सारे क्या है, समायोजन की समस्या के कारक है। अब इनको एक साथ लाइन में लिखूं तो देखो, तनाव, फिर उसके बाद कहेंगे दुश्चिंता, फिर मैं कहूँ दबाव। ये तनाव और दबाव दोनों अलग अलग बात है, दबाव। फिर मैं उसके बाद कहूँ तुम्हें कुंठा या भगनासा, कुंठा। फिर उसके बाद कहूँ द्वंद्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेंशन। इसको क्या कहते हैं, एंजाइटी। इसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस में आदमी कब आता है, जब ईगो इद पर हावी होने लग जाए। अभी बताया था ना, ईद, ईगो और सुपर ईगो। जब ईगो ईद और सुपर ईगो पर हावी होने लग जाए, उसके अंदर बैलेंस बनाने की कंडीशन करे, तब आदमी किस में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। जब अचेतन मन में दबी हुई छह बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो एंजाइटी होती है। जब समय पर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप तनाव में आ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, बहुत प्रयास करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है तो आपके अंदर आक्रामकता आ जाती है या एकांत बस आ जाता है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट के टाइप करवाऊंगी किसी एक और कोई क्वेश्चन में। कॉन्फ्लिक्ट के टाइप अगले किसी क्वेश्चन में करवाऊंगी, जब आपके सामने दो एक जैसी स्थिति आ जाए या दो में से किसी एक को चूज करना हो सकता है कि दोनों ही आपको हैप्पीनेस दें, हो सकता है कि आपको दोनों ही निराशजनक आंसर दें, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे, या बहुत सारी सिचुएशन में से आपको एक निकालना हो, तो आप किस में आ जाते हो, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो। लेकिन ये सारे के सारे समस्या के कारक हैं, किसके, समायोजन के। और ये सब होने से क्या हो जाता है, आदमी कुसमायोजित हो जाता है। तो आंसर विल बी द या डी। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है, यानी कि संतुलित, बैलेंस और समायोजन, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है, बैलेंस एडजस्टमेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। और ये समायोजन किसमें बोला जाता है, ये शब्द किसमें बोला जाता है, मनोवैज्ञानिक बोलते हैं इसको। अदरवाइज जो जीव शास्त्र पढ़ाने वाले होते हैं ना, जीव शास्त्र, मनोवैज्ञानिक तो इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं या समायोजन बोलते हैं, और जो जीव शास्त्री होते हैं वो इसी शब्द को क्या बोल देते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी कि आप 4th 5th किसी क्लास की बुक में पढ़ते हो, अडेप्टेशन ऑफ ट्रीज, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जब एनिमल मतलब जितने भी सजीव चीजें हैं वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वातावरण को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी को ही वो क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट, यानी कि बैलेंस में आ जाते हैं। और अडेप्ट नहीं करते तो सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कि डायनासोर्स अडेप्ट नहीं कर पाया था कुछ टाइम के बाद, मतलब बहुत साल पहले डायनासोर्स खत्म भी हो गए थे, यानी कि वो वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। इसमें मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज में तो एडजस्ट नहीं कर पाया, और जीव शास्त्री में उसी को अडेप्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। अब अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होगा तो इसका मतलब क्या कहते हैं, संतुलन में रहेगा। अब उसका जो शारीरिक विकास है वो अच्छी तरीके से हो रहा है, यानी कि जैसे कि जो लंगड़े लूले होते हैं वो पूरी तरीके से शारीरिक रूप से सही नहीं है तो वो मानसिक रूप से भी सही नहीं है, और मानसिक रूप से सही नहीं है तो वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। पर यहाँ पर तो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, ये तो समायोजन को संतुलित रखेगा। यहाँ पूछा गया है नहीं वाला। सांवेगिक संतुलन, यानी कि उसके संवेग भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भी सही है। अवधान की मांग, अवधान क्या होता है, अटेंशन। अटेंशन यानी कि जो अटेंशन सीकर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, कि दूसरे के बच्चे को गोद ले लिया तो बच्चा माँ को काटने लग जाता है या रोने लग जाता है, यानी कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस मेरा ही ध्यान रखा जाए, अटेंशन सीकर होते हैं।
ठीक है, ऐसे आदमियों के अंदर संतुलन की कमी पाई जाती है, समायोजन की कमी पाई जाती है, वो एनवायरनमेंट के साथ समायोजित नहीं रहते। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि दूसरे बच्चे की तारीफ कर दी टीचर ने तो एक बच्चा नाराज होकर बैठ जाएगा, वो दूसरे की तारीफ सुन ही नहीं सकता, यानी कि वो खुद क्या है, अटेंशन सीकर है। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, स वाला, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। संतुलित समायोजन का क्षेत्र कहाँ नहीं है, तो कहाँ नहीं है, अवधान की जो मांग करता है, जो अटेंशन की मांग करता है, जो अटेंशन सीकर होता है, वो समायोजित नहीं होता है। और कार्य कुशलता, अब जो समायोजित है तो उसके अंदर कार्य कुशलता भी पाई जाएगी। तो ये तीन तो हैं सही, और ये कौन सा है गलत, और गलत का साथ ही गलत आंसर ही पूछा गया था, नहीं वाला। नेक्स्ट, समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रक्षेपण से पहले आपको ये कहां से क्वेश्चन उठाया गया है। एक टॉपिक का नाम है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। एक मिनट भाई, नहीं जा रहा क्या ये? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। देखो, हम कुछ रक्षा युक्तियां पढ़ते हैं, एक ही बार में एक्सप्लेन कर देती हूं। बोला जाता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी रक्षा युक्तियां होती हैं, रक्षा युक्ति। अब रक्षा किससे करती हैं ये, क्योंकि आदमी के अचेतन मन में दमित इच्छाएं दब गई थी और आदमी क्या हो गया, असमायोजित हो गया। अब अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए, समायोजन में रखने के लिए, तनाव से फ्री रखने के लिए, दबाव से या दुश्चिंत या कुंठा से बाहर निकलने के लिए वो बहुत सारे प्रयास करते हैं। अब प्रयास कितने तरीके से करेगा, दो तरीके से करेगा। एक तो वो रक्षा, अपने आप की रक्षा, किस चीज से रक्षा करता है, किस चीज से रक्षा करता है, वो तनाव से करता है। और किससे करता है, दबाव से करता है। और द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और किससे करता है, कुंठा से करता है। अगर ये हो गया तो वो असमायोजित हो जाएगा। लेकिन हर कोई आदमी तो पागल थोड़ी होना चाहता है, सब आदमी तो बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। तो वो इससे बाहर निकलने के लिए रक्षा युक्तियां अपनाता है। और रक्षा युक्तियां कितनी तरीके की अपनाता है, प्रत्यक्ष अपनाता है, और क्या अपनाता है, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होते हैं इसमें तो वो किसकी बात करता है, इसमें तो वो चेतन मन की बात करता है। और अप्रत्यक्ष होती है, उसके अंदर वो किसकी बात करता है, अचेतन मन की बात करता है। यानी कि चेतन मन में तो जो भी काम करेगा, अपने आप को बाहर निकालने के लिए क्या करेगा, जानबूझकर कोशिश करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, अनजाने में होगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सब कुछ अनजाने में होगा, और यहाँ क्या होगा, जानबूझकर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मेरा टारगेट है जेबीटी जॉब या पीजीटी जॉब या टीजीटी टीचर बनना। जेबीटी, पीजीटी, टीजीटी मेरा एक टीचर बनने का लक्ष्य है, ठीक है। मैंने बहुत सारी कोशिश करी, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिली। मैं जानबूझकर क्या करूं, जैसे मैंने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। अब मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि शायद मैं एमसीक्यू लगाकर नहीं देखती हूँ, तो मैं अपना रास्ता बदल दूं, मैं अपना रास्ता बदल दूं। तो वो मैंने क्या किया, जानबूझकर किया ना। या फिर मेरे रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही हैं, ठीक है। बाधाएं कैसी हो सकती हैं कि जैसे ही मेरा एग्जाम टीचिंग लेवल वाला आ जाता है, उसी टाइम मेरा पैरेलल में कोई दूसरा एग्जाम आ जाता है और मैंने दोनों तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। हर बार ऐसे ही होता है कि दिसंबर में ही मेरा एक एग्जाम टीचिंग वाला होता है और एक एग्जाम मेरा कोई सीईटी या कोई भी और एग्जाम चल रहा होता है। तो दोनों तरफ पैर रखती हूँ और दोनों में ही मेरे को सफलता हासिल नहीं मिलती। तो मेरे दिमाग में ये आती है कि मैं अपना जो मार्ग में आने वाली जो बाधा है उसको खत्म कर दूं, यानी कि एक ही एग्जाम के ऊपर फोकस करूं, ये हो सकता है। या मेरा एम था पीजीटी टीचर लगना, लेक्चरर लगना, और वो नहीं मिल पाती है, तो मैं अपना लक्ष्य बदल दूं। देखो, एक में तो क्या करता है, बाधा को दूर कर दिया, एक में क्या करता है, वो अपना रास्ता बदलता है कि मैं एमसीक्यू लगाकर देखूं। एक में वो क्या करता है कि अपना लक्ष्य ही बदल देता है, ठीक है। तो ये सारे काम मैं क्या कर रही होती हूँ, जानबूझकर कर रही होती हूँ। ये बाधा को दूर करना या ये मार्ग बदलना, ये अपना एम पॉइंट, जो पॉइंट है, गोल है,
टारगेट है उसको बदल देना, ये सारे काम जब मैं जानबूझकर करती हूँ तो वो तो किस में आती हैं, प्रत्यक्ष विधियों में आती हैं। और जो चीजें अनजाने में हो जाती हैं वो किस में आती हैं, अप्रत्यक्ष विधियों में आती हैं। जैसे कि एक आदमी कोर्ट में खड़ा है, कटघरे में खड़ा है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बहुत सारी चीजों को छुपाता रहता है, झूठ बोलता रहता है। लेकिन एडवोकेट होते हैं, जो लॉयर होते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जानबूझ के उसके सामने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं और उसके वो स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं ना, कि अनजाने में उसके मुंह से कुछ निकल जाए। अब उसके जो दिमाग में दमित इच्छाएं, अचेतन मन में जो दबी हुई थी, उसके सामने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि वो अनजाने में उसके सामने निकल गई। देखो कई बार तुमने मूवीज में देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी याददाश्त चली गई, अब दोबारा से वो सेम रिपीट किया जाता है, वो सिचुएशन सामने उसके दोहराई जाती है, क्योंकि उसके वो सब चीजें भूल गया, एक्सीडेंट हुआ, उसकी मेमोरी लॉस हो गई, अचेतन मन में सब कुछ उसका दब के रह गया, ठीक है। सेम सिचुएशन उसके सामने क्रिएट की जाती है और एकदम से उसकी दमित इच्छाएं बाहर निकल कर आ जाती हैं। यानी कि वहां पर क्या किया गया था, उसने सोच समझ कर नहीं आई, उसकी वो एकदम से आई थी, अचानक हुई थी। इसमें तो क्या होता है, समय लगता है, और यहाँ पर क्या होती है, अचानक आती है, अचानक जवाब दे देता है, या उसके माइंड में जो भी चल रहा होता है, उसके अचेतन मन में जो भी चल रहा होता है वो बाहर निकल कर आता है, तो उनको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधियां कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे इस टॉपिक से। उससे पहले जो समायोजन था वहां से तो नॉर्मल सा भी बच्चा कर पाता है। समायोजन की प्रक्षेपण, अब देखो पहली विधि, मतलब पहली नहीं, ऐसे 1 2 3 कुछ नंबरिंग नहीं दे रखा, आगे पीछे कोई भी पढ़ सकते हो। प्रक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। अब प्रोजेक्शन विधि है, उसके अंदर एक सबके एक एग्जांपल करवाऊंगी तो तुम्हें लंबे टाइम तक तुम्हारे दिमाग में टिकी रहेंगी। अपने आप को समायोजित रखने के लिए, तनाव से बाहर निकालने के लिए, अगर उसको कोई सक्सेसफुल नहीं मिलती है तो वो दूसरे के ऊपर ढाल देता है। यानी कि अपनी असफलता का कारण किसी दूसरे के ऊपर ढाल देना, उसने क्या कर दिया, प्रक्षेपण कर दिया। जैसे कि एक टेनिस खिलाड़ी अच्छा खेल नहीं खेल पाता है और जैसे ही अच्छा शॉट नहीं मारता है तो वो बार बार बल्ले की तरफ देखता है, वो बार बार बल्ले की तरफ देखता है कि मैं तो अच्छा खेल रहा हूँ, शायद बल्ले में कोई कमी है। या कोई क्रिकेटर अच्छा शॉट नहीं मार पाता है तो वो क्रिकेट को उसको बैट को उठाकर देखता है कि मेरे अंदर कमी नहीं है, मैंने तो पूरा ताकत लगाई थी उसके ऊपर, लेकिन वो बॉल यहीं पर गिर गई, या जो भी रीजन रहा, मेरी कमी नहीं है, बल्ले की कमी। या इसके अंदर एक एग्जांपल जो तुमने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपना टेढ़ा, अपनी कमी दूसरे के ऊपर ढाल देना। ये विधि है ना, ये किस में आती है, अप्रत्यक्ष विधियों में आती है, ठीक है। तो अब ये प्रत्यक्ष विधि, समायोजन की प्रक्षेपण विधि कहाँ आती है, प्रक्षेपण की तो मैंने तुम्हें 2-3 ही बताई थी। एक तो क्या था, बाधाओं को दूर कर देना, दूसरा क्या था, अपना टारगेट बदल देना या अपना मार्ग बदल देना। ये क्या है, ये जानबूझकर जो काम करता है वो इसमें आते हैं प्रत्यक्ष में। ये प्रक्षेपण हो गया, तादमीकरण हो गया, रक्षा युक्तियां हो गई, या दमन हो गया, समन हो गया, शोधन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सारी की सारी विधियां किस में आती है, अप्रत्यक्ष विधियों में आती है। अप्रत्यक्ष विधियां तो मैंने पहले बता दी। प्रक्षेपण किस में आती है, अप्रत्यक्ष में आती है। क्षतिपूर्ति क्या होती है, क्षतिपूर्ति, देखो अपने आप को मतलब किसी असमायोजन की अवस्था से बाहर निकालने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा लेना, उसको क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति। जैसे कि जिस लड़की की हाइट कम है वो हील पहनकर अपने आप को समायोजित, मतलब अपने तनाव को, अपने माइंड को समायोजित रखने के लिए कम हाइट वाली लड़कियां हील पहनकर चलती हैं, तो वो क्या कर रही है, वहां पर क्षतिपूर्ति कर रही है। या कोई सांवली लड़की है, वो क्रीम लगाकर गोरा दिखने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या कर रही है, क्षतिपूर्ति है। या कोई बच्चा शारीरिक रूप से सही नहीं है तो क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाकर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, समायोजित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं शारीरिक रूप से तो सही नहीं हूं बट मैं मानसिक रूप से सही हूं। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, क्षतिपूर्ति के थे। प्रक्षेपण का बता दिया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला। आक्रामक विधि, ये आक्रामक, क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, ये सारी की सारी क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है। आक्रामक, आक्रामकता क्या होती है, अपने आप को समायोजित रखने के लिए आदमी का बिहेवियर कई बार क्या हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। और आक्रामक रक्षक भी हो सकता है और भक्षक भी हो सकता है। रक्षक कैसे है, मान लो
मान लो कि मैंने कुछ गोल्ड पहन रखा है और कोई लुटेरा चोर आकर उस गोल्ड को छीनने की कोशिश करता है, तो मैं अपना बिहेवियर क्या करूंगी, आक्रामक करूंगी, मैं उस सामने वाले को मारूंगी। तो मैंने अपने आप के लिए क्या की, रक्षा की। तो उस टाइम पर तो वो रक्षक की तरह काम कर रहा है, और सामने वाला मेरा कड़ा लूटने के लिए मेरे साथ हाथापाई कर रहा है, तो वो किसका काम कर रहा है, भक्षक का काम कर रहा है। दोनों ही स्थिति में क्या था, असमायोजन था। उस डर से, उस भय से बाहर निकलने के लिए तो मैंने आक्रामक बिहेवियर किया, और वो क्या था, स्वार्थी था। स्वार्थी था, इसके अंदर ईद की प्रवृत्ति हावी थी, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। तो वो किसका काम कर रहा था, भक्षक का। ये दोनों ही स्थितियों में क्या है, आक्रामक विधि है। रक्षक हो या भक्षक हो, दोनों स्थिति में किस में आती है, ये इनडायरेक्ट मेथड में आती है। यानी कि ये क्षतिपूर्ति, आक्रामक, ये और ये प्रक्षेपण, ये तीनों ही विधियां किस में आती हैं, अप्रत्यक्ष में आती हैं। तो इसका आंसर है ये प्रक्षेपण क्या है, अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष विधियां मैंने इधर तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाई थी। नेक्स्ट देखो, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हों परंतु वह दोनों को ही प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो, तो वह द्वंद्व को कहते हैं। द्वंद्व क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, जब हमारे सामने दो सिचुएशन है और उनमें से हमने एक को चूज करना है। यानी कि हम कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाते हैं, द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं कि हम क्या करें, कौन सा चूज करें। अब दोनों स्थिति हो सकता है कि पॉजिटिव हो, वो दोनों स्थिति क्या है, हो सकता है नेगेटिव हो, या वो दोनों ही स्थिति क्या है, हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या भूतात्मक हो। जब इसको द्वंद्व के बारे में सबसे पहले लूरिया साहब ने 1932 में बताया था कि आदमी के अंदर द्वंद्व की स्थिति आती है, तब भी वो कुसमायोजित हो जाता है। यानी कि सबसे पहले इसके बारे में लूरिया साहब ने कब बताया था, सबसे पहले इसके बारे में लूरिया ने कब बताया था इसके बारे में, 1932 में बताया था। फिर जब कुर्ट लेविन आए थे, जिन्होंने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था, कुर्ट लेविन, उन्होंने 1935 में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसको 3 तरीके का बताया। 3 तरीके में क्या बताया, जब दो सिचुएशन, देखो द्वंद्व कब आएगा, जब 2 सिचुएशन होगी या 2 से ज्यादा सिचुएशन होंगी, तभी हमारे अंदर क्या आती है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हम कौन सा चूज करें। अब दोनों सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है, दोनों सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है, और एक सिचुएशन क्या हो सकती है, पॉजिटिव, और एक सिचुएशन क्या हो सकती है, नेगेटिव। ठीक है। उसके कुछ सालों के बाद इसके ऊपर और सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो एक सिचुएशन आई बहु कंडीशंस वाली, यानी कि हो सकता है कि बहुत सारी पॉजिटिव हो या उनमें से कुछ नेगेटिव। ठीक है। तो जब दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्राह्य। लिख ही देती हूँ इधर, देखो दोनों पॉजिटिव सिचुएशन, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्राह्य बोला जाता है, ग्राह्य, या इसको बोला जाता है उपागम, या इसको बोला जाता है अप्रोच, अलग अलग नामों से पूछे गए हैं, या इसको बोला जाता है पद्धति। ये तो क्या थी, दोनों सिचुएशन पॉजिटिव। जैसे कि आपके दोस्त घूमने जा रहे हैं, आपको उनके साथ घूमने जाना है, दूसरी तरफ उसी सेम टाइम में आपके पेरेंट्स भी घूमने जा रहे हैं, दोनों में ही आपको संतुष्टि मिलती है, आप बहुत कम स्ट्रेस में होते हो। देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव है ना, स्ट्रेस दोनों में बहुत कम है, बहुत ही कम स्ट्रेस है। दोनों स्थिति में आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, दोनों स्थिति में आपको खुशी मिल रही है, दोनों में ही आप क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो। या तो दोस्तों के साथ घूमने जाना है या पेरेंट्स के साथ घूमने जाना है। अब तुम्हारा मन कहाँ आ गया, द्वंद्व की स्थिति में आ गया, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ गया, और उस कॉन्फ्लिक्ट में मतलब हल्का सा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, हल्का सा कुसमायोजित होता है। ठीक है। वहां पर भी हैप्पीनेस मिल रही है और वहां पर भी हैप्पीनेस मिल रही है। ये तो होगी फर्स्ट टाइप, अब दूसरी टाइप देखो, दूसरी टाइप का भी इधर लिख देती हूँ। दूसरी टाइप है परिहार। ठीक है। या उसी को बोला जाता है वर्जन, और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अवॉइडेंस। दोनों ही स्थिति में क्या कर रहे हो, आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। आपको होमवर्क भी नहीं करना है और आपको टीचर की डांट भी नहीं खानी है, काम दोनों ही नहीं करने,
दोनों में ही हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, दोनों में ही आपको स्ट्रेस मिल रहा है। अब इसमें तो कम स्ट्रेस था, दोनों में खुशी मिल रही थी, स्ट्रेस कम था। यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ गया। कि एक कंडीशन में तो क्या है कि होमवर्क नहीं करना, तो स्ट्रेस है आपके अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है, टीचर से डांट भी नहीं खानी। दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन है। तीसरी टाइप आती है ग्रह प्रहार। ग्रह प्रहार, अब ग्रह प्रहार में क्या होगा, एक तो क्या है आपकी अप्रोच, और एक आपका के लिए क्या है, अवॉइडेंस। ठीक है, आपके सामने एक पॉजिटिव स्थिति, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भागकर बच्चा कहाँ चला जाए, पॉजिटिव में चला जाए। लेकिन नेगेटिव स्थिति भी कुछ ऐसी है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव स्थिति है कि आप वहां भागकर चले जाओ, और नेगेटिव स्थिति क्या है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये वाली में एक एग्जांपल वो आता है ना, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, जब दोनों ही तरफ आप गिरने हैं, दोनों ही तरफ चोट लगनी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, यहाँ कम स्ट्रेस था, दूसरे वाले में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस था, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रेस होता है। यानी कि एक तरफ तो आप अप्रोच करना चाहते हो, और दूसरी तरफ क्या करना चाहते हो, किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हो। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन आए। या फिर दोहरा ग्रह दोहरे प्रहार, यानी कि बहुत सारी सिचुएशन है। आप डॉक्टर भी, आपकी दादी कहती है डॉक्टर बनो, आपके पापा कहते हैं इंजीनियर बनो, आपके फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि आप कलेक्टर बनो। बहुत सारी सिचुएशन में से एक, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ रहता है, इसमें। अब यहाँ पर पूछा गया था, जब किसी व्यक्ति के सामने दो धनात्मक उपलब्ध हो, तो दो धनात्मक कौन से थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राह्य ग्राह्य बोलेंगे, अप्रोच अप्रोच बोलेंगे, उपागम उपागम बोलेंगे, पत्ती पत्ती बोलेंगे। तो आंसर विल बी ए। परिहार वाले में दोनों नेगेटिव रहेंगे। रक्षा तंत्र बहुत सहायक करता है। अब जो रक्षा तंत्र था, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म था। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता था, इद और सुपर ईगो के ऊपर ईगो कंट्रोल करने की कोशिश करता था। यानी कि इद और इधर क्या था, सुपर ईगो, परम अहम बोला जाता है इसको, और इसको बोला जाता है इद, और इसको बोला जाता है ईगो। ये क्या है, अहम। ये जो अहम है, ये दोनों के ऊपर क्या करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, और समायोजन करने की कोशिश करता है। इस ईगो को क्या किया जाना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, इसीलिए बोला गया है। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायक है। किस लिए, अगर ये बैलेंस नहीं रखेगा तो आदमी तनाव में आ जाएगा, कुंठा में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा, दुश्चिंत रहेगा। उससे बाहर निकलने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। यानी कि हिंसा से निपटने के लिए नहीं, थकान से निपटने के लिए। देखो, मान लो तनाव में है, दबाव में, तो थकान आएगी, ऑटोमेटिक सी बात है। या अजन बीचा से नहीं, ये पता नहीं, ये तो क्या, ये बिल्कुल ही गलत है। दबाव को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कब आता है, जब ये ईगो है, ये इद और सुपर ईगो पर कंट्रोल करेगा, तो आदमी किस में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। ना तो उसको स्वार्थी बनने दे रहा, और ना ही उसको बहुत ज्यादा आदर्शवादी बनने दे रहा। आदर्शवादी वो होते हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, उसको अचेतन मन में दबाते जाते हैं, तो आदमी लास्ट में किस में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। कुसमाजित में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित होते हैं। अब समाजित नहीं है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से सही नहीं है, और मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसके व्यवहार के अंदर भी कुछ ना कुछ गलतियां दिखेंगी। यानी कि जो कुसमाजित है, इसका मतलब क्या है, मानसिक रूप से सही नहीं है। देखो, शारीरिक रूप से सही, मान लो मेरा ये हाथ ना हो और मेरा बाकी सारा काम सही चल रहा हो, तो मैं मोस्टली समायोजित की कंडीशन में रहूंगी। हो सकता है कि मैं ये राइट हैंड के बजाय मैं बहुत अच्छे से लेफ्ट हैंड से लिख लूं। लेकिन अगर मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं चिंता में हूँ, डर में हूँ, तो मैं क्या रहूंगी, कुसमाजित रहूंगी। यानी कि मानसिक रूप से सही होना चाहिए, और मानसिक रूप से सही है तो उसके व्यवहार में भी क्या दिखेगा, पॉजिटिविटी दिखेगी, आत्मविश्वास दिखेगा, विश्वास दिखेगा, उसके सपनों में दृढ़ता दिखेगी, उसके दिमाग उसके अंदर प्रसन्नता दिखेगी, उसके अंदर और क्या रहेगा, सहनशीलता दिखेगी। मतलब वो अपने व्यवहार में क्या दिखाएगा, सहनशीलता दिखाएगा, अगर वो उसका मानसिक रूप से वो सही है तो कुसमायोजित में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं। यानी कि आदमी कुसमायोजित है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से सही नहीं है, और उसके व्यवहार के अंदर ये सब चीजें नहीं दिख रही है। शारीरिक रूप वाला नहीं, मानसिक वाला सही है, व्यवहारिक वाला सही है, मतलब प्रत्युत्तर निहित रहते हैं, शारीरिक वाला नहीं नोट करेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, बी वाला। मानसिक और व्यवहारिक रूप से उसके अंदर बहुत सारी असमायोजन की या कुसमायोजन की स्थितियां
नजर आने लग जाएंगी तो वो आदमी क्या है, कुसमायोजित है। नेक्स्ट देखो, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधियां मैंने कौन सी बताई थी, यानी कि प्रत्यक्ष जानबूझकर करना, चेतन मन के अंदर जो चीजें हैं उनको बाहर निकालना, जानबूझकर आप कोशिश करते हो। अब या तो आप क्या करते हो कि अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हो, ठीक है। अब मान लो मैं सुबह 4 बजे के अलार्म लगाकर सोती हूँ पढ़ने के लिए, और 4 बजे की अलार्म लगाकर सोई, 4 बजे अलार्म बजी और मेरा मन नहीं कर रहा, अलार्म को बंद कर दिया, वापस सो गई। दूसरे दिन क्या करूंगी, अलार्म को ही दूर रखा हो, उठकर जाओगे तो नींद उड़ेगी, यानी कि आपकी जो बाधा थी, नींद के अंदर जो बाधा बनी हुई थी उसको आपने बाहर निकाल फेंका, ठीक है। या फिर क्या करो, अपना रास्ता बदल दो। रास्ता बदलने का मतलब क्या होता है, पेपर मैंने वही तैयार क्लियर करना है जो मुझे वही चाहिए, लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका बदल दो। मैं पहले क्योंकि सेम एग्जाम्पल अभी दिया था, वही रिपीट इसलिए कर रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। एक एक इसके टाइप के एक एक एग्जाम्पल साथ कर लोगे तो वो काफी दिनों तक तुम्हारे दिमाग में टिके रहेंगे। और इस क्लास को तो 2 बार देख लेना, ठीक है। तो बात क्या थी कि टारगेट मेरा फिक्स रहे और रास्ता मैं बदल लूं। पहले मैं थ्योरी पढ़कर पेपर देने जाती थी, अब मैं एमसीक्यू लगाना शुरू कर दूं, पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दूं। या पहले मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू करके जाती थी तो मेरा बेसिक क्लियर नहीं था, तो मैं पहले थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट कर दूं। जब भी आप किसी टॉपिक के एमसीक्यू लगाते हो तो आपको पहले उसका बेस पढ़ना चाहिए, उसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए। या फिर मैं अपना लक्ष्य बदल दूं, अब मुझे पहले पीजीटी टीचर बनना था, मैं नहीं बन पा रही हूँ, मैं अपना हल्का सा लक्ष्य, देखो जॉब तो मैं अभी भी लेना चाह रही हूँ, लेकिन जो जॉब चाहिए थी पहले वो उसके जैसा सेम मिलता जुलता लक्ष्य दूसरा अपना लूं, यानी कि पीजीटी की जगह मैं पीजीटी के ऊपर जोर लगाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसकी प्रत्यक्ष विधियों में आता है। देखो, बाधा को दूर करना, बाधा को दूर करना क्या है, प्रत्यक्ष विधि है, और तो सारी है प्रत्यक्ष है। अब सबको एक एक करके समझाते हो, ये आंसर तो रहेगा इसका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तादात्म्य स्थापित करना, तादात्म्य स्थापित करने का मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये क्या है कि अप्रत्यक्ष विधि है। बाइक वाला एक लड़का किशोरावस्था में बहुत तेज स्पीड से बाइक चला रहा है, ना उसने हेलमेट पहन रखा है और ना उसके पास लाइसेंस है। जैसे ही पुलिस वाले ने रोका, उसने क्या कहा, रुकते ही, मेरे चाचा एसपी हैं, मेरे मामा डीएसपी हैं, मेरे पापा वहां जॉब करते हैं, मेरे पापा की ड्यूटी वहां है, ठीक है। वो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन देने लग जाता है, खुद की पहचान देने की बजाय, खुद कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है वो, और वो किसी का सहारा लेकर वहां पर क्या करने लग जाता है, तादात्म्य स्थापित करने लग जाता है, एक पहचान ढूंढने लग जाता है, आइडेंटिफिकेशन ढूंढने लग जाता है। किस लिए ढूंढता है, क्योंकि वो तनाव में नहीं आना चाहता, वो दबाव में नहीं आना चाहता, वो उस पुलिस वाले से डरना नहीं चाहता, तो पहले हीरो बन जाता है। मेरे चाचा, लड़कों की सगाई होती है ना, फोन पे बात करते हैं तो लड़की को इतने सपने दिखा देते हैं, मेरे पापा का ये रुतबा है, मेरे चाचा का ये है, फलाने का ये है, धिकड़े का ये, यानी कि वो क्या करने लग जाते हैं, मतलब अपना, उसका खुद का तो कुछ नहीं है, पर चाचा मामा ताता पाव जो भी हैं उसकी फैमिली में, वो सब कुछ ही हीरो है, उनकी पहचान इतनी है, उनके लिंक इतने, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो तनाव से बाहर निकलने के लिए एक रक्षा युक्ति अपना रहा है, और वो रक्षा युक्ति कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष। ये वाली कौन सी है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसका समझ आ गया एग्जाम्पल। औचित्य स्थापित करना, अब औचित्य स्थापित करना को ही हम क्या बोलेंगे, तर्क संगति होना, ठीक है, तर्क संगति। अब औचित्य कैसे स्थापित करेगा, या इसी का दूसरा नाम इसके साथ में लिख देती हूँ, युक्तिकरण, युक्तिकरण, या इसी को बोलते हैं तर्क संगति। अब देखो, 2 बातें निकल कर आती है, इसको यहां एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। अंगूर खट्टे हैं, खट्टे हैं, लेमन आर श्योर खट्टे हैं, और अंगूर मीठे, दोनों ही बातों में वो क्या कर रहा है, औचित्य स्थापित कर रहा है, युक्ति दे रहा है। अंगूर मीठे, अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगी, अरे पेपर आउट था, जॉब कैसे लग जाती, पेपर तो सारा आउट था, पेपर सिलेबस में से नहीं था, पेपर तो क्लियर किसका होता है, पैसे देने वाले को होता है, यानी कि वहां पर तो क्या बात करता है, अंगूर खट्टे हैं। वो अपने आप को तनाव से बाहर निकालने के लिए, समायोजित रखने के लिए फटक से वो क्या जवाब देता है, जॉब किस लिए लगनी थी, पेपर तो सारा आउट था, पैसे देने वालों का लगा है, वहां तो बहुत सारा पैसा चला है, तो नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा कैसे लग सकता है, अंगूर खट्टे।
अंगूर मीठे में क्या कहता है कि अरे अरे मेरे को तो प्रमोशन लेना ही नहीं था, प्रमोशन लेके मैनेजर बनता, हो सकता है कि दूसरे स्टेट में पोस्टिंग आ जाती, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूं आराम से मजे कर रहा हूं। प्रमोशन लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, आराम से क्लरिकल पोस्ट पर मैं तो बहुत खुश हूं, क्या करता प्रमोशन लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, फालतू में टेंशन लेनी पड़ती छोटे छोटे कामों के लिए। अब और क्या करता है, और किस तरीके से औचित्य स्थापित करता है, अंगूर मीठे हैं। अरे बाइक गाड़ी तो है नहीं उसके पास, और वो क्या कहता है गाड़ी लेकर खर्चा होता है घर में, अब मैं आराम से साइकिल पर जाता हूँ, गाड़ी लेने की औकात नहीं है, और एग्जाम्पल क्या देता है कि आराम से साइकिल जाता हूँ, व्यायाम हो जाता है, शारीरिक रूप से ठीक रहता हूँ, मानसिक रूप से भी ठीक रहता हूँ, मुझे गाड़ी की जरूरत क्या है। तो वो अपने आप को तनाव से बाहर निकालने के लिए अंगूर मीठे हैं ऐसे एग्जाम्पल देता है, औचित्य स्थापित कर रहा होता है। और ये कौन सी विधियां हैं, ये अप्रत्यक्ष है, यानी कि ये भी अप्रत्यक्ष है, ये भी अप्रत्यक्ष है। आश्रित होना, आश्रित होना ये भी अप्रत्यक्ष। देखो बहुत सारी फेलियर मिलने के बाद, बहुत सारे एग्जाम दिए, कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कहीं से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो किसी ऐसे आदमी के ऊपर आश्रित हो जाता है जो एग्जाम क्रैक करके जॉब अचीव कर चुका है। वो अपने आप को दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड कर देता है, डिपेंडेंट हो जाता है कि भाई तू मुझे बता कौन सी बुक पढूं, तूने कोचिंग कहाँ से ली थी, तू मेरे को बताएगा, आज तू मुझे कहेगा उतना ही पढ़ूंगा, उसी बुक से पढ़ूंगा, जैसे तू कहेगा कितने घंटे पढ़ना है उतना ही पढ़ूंगा। यानी कि अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाना, वो क्या करता है अपने आप को तनाव से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, टेंशन से बाहर निकालने के लिए रक्षा युक्ति अपनाता है, खुद को दूसरे को सौंप देना। किसको सौंपेगा, सक्सेसफुल इंसान जिसके एग्जाम्स क्लियर है, जो ऑलरेडी जॉब में है, उसको सौंप देता है खुद को। तो यानी ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। ये पहले ए, बै और द तीनों ही अप्रत्यक्ष हैं। और बाधा दूर करना, बाधा दूर करना क्या है, जितने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जितने बैरियर्स आ रहे हैं किसी जॉब को अचीव करने में, वो सारे बैरियर्स को हटा देना। लिखने, अगर मान लो थ्योरी का पेपर आता है, ठीक है, अब उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो वो लिख लिख कर देखेगा, तो इस तरीके से बाधा को दूर कर देना। नेक्स्ट देखो, जब अचेतन मन में, अब अचेतन मन कौन सा था, 9/10 ईसा, उसके अंदर क्या थी, दमित इच्छाओं का भंडार था। अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में कूदने लग जाएंगी, इस कूदने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, किसका शिकार हो जाता है। देखो ये सारे ही के सारे दुश्चिंता, तनाव, दबाव, ये सब के सब किसके मतलब किसके कारक हैं, ये असमायोजन, यानी कि आदमी कैसा है, असमायोजन, या उसको क्या बोलते हैं, असमायोजित, या उसको कुसमायोजन, एक ही बात है। कुसमायोजित, ठीक है, उसके अंदर दुश्चिंता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, या टेंशन है, या एक और लिख दें इसके अंदर द्वंद्व की कंडीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आदमी क्या रहता है, कुसमायोजित रहता है। अब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस बाहर निकलकर चेतन मन में कूदने लग जाते हैं, इसका मतलब वो किस में आ जाता है, वो एंजाइटी में हो जाता है। तनाव में कब आता है, जब उसको समय पर उसको सक्सेसफुल नहीं होता है। दबाव में कब आ जाता है, जब ईद और सुपर ईगो के ऊपर ईगो हावी होने लग जाए। कुंठा में कब आ जाता है, बहुत सारी फेलियर्स मिलने के बाद उसका आक्रामक बिहेवियर, या फिर जब फ्रस्ट्रेट होने लग गया, या एकांत में रहने लग गया, ये उसके कुंठा के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अचेतन मन से चेतन मन में जब दमित इच्छाएं आने लग जाती हैं, तो वो किसका शिकार हो जाता है, दुश्चिंता का शिकार हो जाता है, और आदमी क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। नेक्स्ट देखो, कुसमायोजित बालक कैसा होगा, पढ़ने में तीव्र होगा, नहीं पढ़ने में तीव्र कैसे रहेगा, उसका पॉजिटिव पर्यावरण ही नहीं है, उसका पॉजिटिव वातावरण ही नहीं है, तभी तो वो कुसमायोजित है। तो कैसे हो सकता है, पूर्ण स्वास्थ्य हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रसन्नचित हो सकता है, नहीं हो सकता, कुसमायोजित क्या रहेगा, तनाव युक्त रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है, वापस कहाँ लौट गया, पुरानी जगह पर लौट गया। वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो कुसमायोजित था, वो टेंशन में था, दबाव में था, वो वापस समायोजित होने की कोशिश कर रहा है। वयस्क का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वयस्क का फूट फूट कर रोना। या बड़ा आदमी
अपने आप को खुश रखने के लिए कुडालियां चलने लग जाता है, रेंग रेंग कर। जैसे छोटा बच्चा कुडालियां चलता है तो बहुत ही खुश रहता है ना, उसका हैप्पी फेस जो उसका होता है। बचपन में जब बच्चा कुडालियां चलता है कितना खुश होता है, माँ उसको पकड़ने के लिए भागती है, बच्चा आगे आगे भागता है। तो जब बड़ा बच्चा कुडालियां चलने लग जाता है तो वो अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। ससुराल से पीहर आकर एक लड़की अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाती है। वो क्या करने की कोशिश कर रही है, पहले वाली कंडीशन में वापस आने की कोशिश कर रही है। देखो, एक तो होता है कि मैं वहां जाना चाहती हूँ और वहां नहीं जाकर मैं बिल्कुल अपने फर्स्ट पॉइंट पर चली जाऊँ, वो नहीं है। एक होता है कि मैं वहां जाना चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ कदम पीछे हट जाऊँ। वैसे का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, बड़े का कुठालियां चलकर एंजॉय प्राप्त करना, ससुराल से पीर आकर लड़की का अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रतिगमन देखने को मिलता है, प्रतिगमन। और ये कौन सी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है। जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में, पिछले रूपों में वापस चल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसने क्या कर लिया, रिग्रेशन कर लिया, उसने क्या कर लिया, प्रतिगमन कर लिया। ठीक है, या उसी को क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम एक है पलायन कर लिया, पलायन, या इंग्लिश में भी याद कर लो रिग्रेशन। और ये कौन सी विधि है, या तो पूछ लिया जाता है प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, या फिर ये एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसमें से इसको पूछा जाता है। प्रतिगमन बता दिया। तादात्म्य स्थापित करना अभी बताया था, आइडेंटिफिकेशन। अब किसकी आइडेंटिफिकेशन देता है, आइडेंटिफिकेशन, किसकी आइडेंटिफिकेशन देता है, मेरे मामा इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, मेरे चाचा वहां पर पोस्टिंग है उनकी इतनी चलती है, तो वो क्या करता है, खुद का कुछ भी रुतबा नहीं है, एक सफल आदमी को सामने ले आना। ये कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, एक सफल आदमी को सामने लाकर तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता है, पहचान बनाने की कोशिश करता है, आइडेंटिफिकेशन बनाने की कोशिश करता है, अप्रत्यक्ष विधि है। पृथक्करण देखने की मिलता है। पृथक्करण का मतलब होता है बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर देना। जैसे कि कुछ बच्चों को टीचर पसंद नहीं है, तो एक क्लास मान लो 10th क्लास है, उसके 2 सेक्शन है, ए और बी। एक टीचर दोनों क्लासेस में मैथ का टीचर अलग अलग है। ए वाले बच्चों को मैथ का टीचर अपना पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बी सेक्शन में जाकर बैठना शुरू कर देते हैं, या उस घंटे में आते ही नहीं। मान लो साइंस का टीचर पसंद नहीं है, तो या तो उस क्या करेंगे, उस क्लास में ही नहीं जाएंगे, या दूसरे सेक्शन में बैठना शुरू कर देंगे। यानी कि अपने आप को क्या कर लेते हैं, समायोजित रखने के लिए पृथक करना शुरू कर देते हैं, किसी से दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी कौन सी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि। आंसर क्या था, वापिस आ जाना, आदिम रूप में वापिस आ जाना, प्रारंभिक रूप में वापिस आ जाना, तो वो क्या करता है, प्रतिगमन करता है। नेक्स्ट देखो, किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है। यानी कि क्या कर रहा होता है, खुद की कमी नहीं बताता, दूसरे में कमी निकालता है। एक पहले भी एक ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था, टेनिस प्लेयर अच्छा शॉट ना देने पर बार बार बल्ले की तरफ देखता है, नाच न जाना है आंगन टेढ़ा, या क्रिकेटर बार बार बैट को देखता है। रस्सी कूदने वाली लड़की अच्छे से रस्सी नहीं कूद पाती और वो रुक कर क्या करती है, वो उस रस्सी को देखती है, वो या तो वो ये इशारा कर रही होती है कि रस्सी बड़ी है, या वो ये इशारा कर रही होती है रस्सी छोटी है। यानी कि खुद की गलती को छुपाकर दूसरे के अंदर दूसरे के प्रेरकों को दोषी ठहराना क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट कर दिया उसने, प्रक्षेपण कहलाता है। आंसर तो ये रह गया। पृथक्करण मैंने अभी बताया था, टीचर पसंद नहीं आया तो घंटी में ही नहीं जाएंगे, क्लास में ही नहीं जाएंगे। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। शोधन, इसी को बोलते हैं शुद्धिकरण, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, और इसी को ही क्या बोलते हैं, उदातीकरण। इसी को ही क्या बोलते हैं, उदातीकरण। ठीक है, ये सारे के सारे इसी के नाम है। तुलसीदास को, अब इसका एग्जाम आंसर ये नहीं है भाई, इसका आंसर ये वाला है, इसको तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये क्या है, ये भी अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है, रक्षा युक्तियों में इनडायरेक्ट मेथड है। शोधन, शुद्धिकरण, सब्लिमेशन, उदातीकरण सारे के सारे एक ही के नाम है। तुलसीदास को अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति प्रेम आसक्ति राम आसक्ति में बदल जाना और रामचरितमानस लिख देना, उसने आपको क्या कर दिया, उसने अपने आप का उदातीकरण कर दिया, अपने आप का शुद्धिकरण कर दिया। यानी कि जो तुलसीदास थे, उनको उनकी जो अपनी पत्नी रत्नावली थी, उनके प्रति जो आसक्ति थी, वो आसक्ति किस में बदल गई,
राम आसक्ति में बदलकर रामचरितमानस लिख देना। बचपन में एक बच्चा ऐसा शरारती था कि चलता चलता किसी को थप्पड़ मार देता, किसी को मुक्का मार देता, किसी को गुस्सा मार देता, लात मार देता, ठीक है। अब वो अपने आप को समायोजित बनने के लिए किस में चला गया, स्पोर्ट्स में चला गया। हो सकता है कि वो कबड्डी खेलने लग गया हो, कुश्ती खेलने लग गया हो, या मुक्केबाजी करने लग गया हो, रेसलिंग करने लग गया हो। यानी कि देखो उसके अंदर जो हंगा था, जो उसके अंदर पावर थी, जो शक्ति थी, वो चलते चलते किसी का ही थप्पड़ मार दिया, ठीक है। अब वो उसने वो वहां पर क्या कर दिया, अपने आप को उदातीकरण कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया दूसरे रूप में डालकर। अब रेसलिंग कर रहा है, मुक्केबाजी कर रहा है, कुश्ती खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, तो वो अपने आप को क्या कर लिया, उसने शुद्धिकरण कर लिया। यानी कि वहां पर क्या कर लिया, उदातीकरण कर लिया, सब्लिमेट कर लिया, अपने बिहेवियर को दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन दे दी। जैसे कि रामचरितमानस लिखकर तुलसीदास ने दी थी, या एक छोटा बच्चा शरारती था और वो बाद में स्पोर्ट्स में जाके मुक्केबाज बन गया। दमन क्या होता है, अचेतन मन के अंदर बहुत सारी चीजें दब गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या दूं, तुम्हारी कोई भी इच्छा थी, बचपन में मार्केट जाते थे, कोई टॉय दिखता था, बार बार लेने का मन करता था, लेकिन मम्मी दिलाती नहीं थी। मम्मी की कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी रही होगी कि वो नहीं दिलवा पाती होगी, तो आपने उन इच्छाओं को कहाँ कर लिया, दबा लिया, मतलब आपके मन में वो दब गई। अब वो दब गई तो इसका मतलब क्या हो गए, आप असमायोजित हो गई। स्कूल टाइम में एक लड़की थी आपकी क्लास में, बहुत अच्छी लगती थी, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत अच्छे से वो आपके साथ बात करती थी, ठीक है। स्कूल तक थे, सब सही था। कॉलेज गए, वापस मिलना नहीं हुआ, दोनों का कॉलेज अलग अलग था, दोनों की फिर जॉब प्रोफाइल अलग अलग थी, फिर दोनों की अलग अलग जगह पर शादी हो गई। तो वहां पर जो लड़की के लिए जो फीलिंग थी, वो स्कूल के 1-2 महीने तक तो थी उसके चेतन मन में, और फिर वो सारी की सारी फीलिंग कहाँ चली गई, अचेतन मन में चली गई, और वो दमित इच्छाओं का भंडार बनता गया, ठीक है। तो आदमी किस में आ गया, दमन में आ गया। अब इसके साथ ही एक वर्ड और पढ़ते हैं हम, शमन। अभी देखो, वो जो लड़की अच्छी लगती थी, वो अचेतन मन में वो सारी आपकी इच्छाएं दब कर रह गई। लेकिन आपकी मतलब आप कॉलेज पार कर दिया, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपके बच्चे हो गए, आप अपनी बीवी के साथ मूवी देखने जाते हो, और थिएटर हॉल में जो हीरोइन की मूवी देखते हो, जो एक्ट्रेस की मूवी देखते हो, उसकी स्माइल सेम उस लड़की जैसी थी। उसका हेयर स्टाइल, या उसका स्माइल, या उसका बोलने का तरीका, या उसका बिहेवियर, या वो मूवी की स्टोरी आपसे मैच कर गई। यानी कि उस मूवी में कुछ भी आपसे मैच कर गया। तो वो जो दबी हुई इच्छाएं थी, जो दमन हो चुका था, वो वापस आपके कॉन्शियस माइंड में आ गई, और कॉन्शियस माइंड में आकर आप अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हो, आप अनबैलेंस की कंडीशन में आ जाते हो, और घर आकर आप बार बार वही लड़की इतने आज से 10-15 साल पहले छूट गई थी, बार बार आपके माइंड में घूम रही है। आप उस कॉन्शियस माइंड से, उन जो चीजें आपके दिमाग में हलचल कर रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को किसी दूसरे काम में लगा लेते हैं। मान लो आप पढ़ रहे हो, अब पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए, या फिर आप बिजनेस करते हो, आपने कोई प्रोजेक्ट ले लिया और पूरा ध्यान उस पर लगा दिया। यानी कि जानबूझकर आपने वापस उनको अचेतन मन में धकेल दिया, क्योंकि वो अचेतन में तो थी, दमन हो चुका था, कूदकर कहाँ आई थी, चेतन मन में, और आपने फोर्सफुली उनको कहाँ भेज दिया, अचेतन मन में। अब देखो, जानबूझकर शब्द यूज किया था तो वो कौन सी विधियां थी, प्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जानबूझकर वो वापस अचेतन मन में चली गई, और अचेतन वर्ड आ जाता है, वो कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष विधियां। दमन समझा दिया, समन समझा दिया, शोधन समझा दिया, पृथक्करण या प्रक्षेपण, ये सारे की सारी इनडायरेक्ट विधियां हैं। नेक्स्ट देखो, समायोजन की विधियां हैं। समायोजन की उदातीकरण, प्रतिगमन का मतलब क्या था, वापिस लौट जाना, ससुराल से आकर पीर में अपनी माँ की गोद में सिर रखकर शांति से सो जाना, या वैश्य का फूट कर रोना स्टार्ट करना, ये क्या था, प्रतिगमन था। उदातीकरण, रामचरितमानस लिख देना, तुलसीदास द्वारा जो रत्नावली के प्रति आसक्ति थी, वो राम आसक्ति में बदलकर रामचरितमानस लिख देना, ये क्या था, उदातीकरण था, जिसको हमने शुद्धिकरण, शोधन वो बोला था। प्रक्षेपण, अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर डाल देना, नाचने जाना, आंगन टेढ़ा, उपयुक्त सभी, सारे की सारी क्या है, समायोजन की विधियां हैं, तो आंसर विल बी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखो, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया गतिशील है, स्थिर है, ये क्या है,
पन है स्थानापन्न मतलब जगह को बदल देना, या कोई नहीं। तो जो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो हमेशा क्या रहती है, गतिशील। मैं एक कंडीशन के अंदर मैंने अपने आप को समायोजित कर लिया, अब मेरे सामने दूसरी सिचुएशन आ गई तो मैं उसके अंदर भी अपने आप को समायोजित करूंगी। फिर मेरे सामने तीसरी कंडीशन आ गई, मैंने एस्टेट क्लियर करना था, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, मैं समायोजित कर गई, एस्टेट क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई, मेरे को वहां पर क्या देना है, फिर से एक पेपर देना है, मैं वहां समायोजित कर गई, मैंने वो पेपर भी क्लियर कर दिया। फिर मेरे पास इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू कॉल के लिए मैं फिर समायोजित कर गई। फिर मेरे सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, मैंने फिर अपने आप को समायोजित किया। यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को समायोजित करते रहते हैं, बहुत सारी सिचुएशन बदलती रहती है, इसलिए इसको हम स्थिर नहीं कहेंगे। ये हमारे सामने कैसी सिचुएशन है, गतिशील। दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑप्शन क्या है, गतिशील, स्थान पत्र, स्थिर और कोई नहीं। नेक्स्ट, समायोजन दूषित होता है। समायोजन किससे दूषित होता है, कुंठा से। आपके माइंड में कुंठा है, कुंठा का मतलब क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, भगनासा है, कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप क्या रहोगे, आप असमायोजित रहोगे। संघर्ष, संघर्ष की स्थिति होएगी, अब मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो पढ़ने के लिए, दिन रात आपने यारी दोस्ती प्यार प्रेम सब कुछ त्याग रखा है, रोटियां भी कम खाते हो, नींद नहीं आएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कंबल ओढ़कर भी नहीं पड़ते हो कि आप गर्म होकर नींद आने लग जाएगी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जॉब पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। तो यानी कि समायोजन दूषित होता है, किससे होता है, कुंठा से या संघर्ष से या उपयुक्त दोनों से। धन से, देखो धन से भी आदमी क्या रहता है, धन की कमी होने से भी समायोजित दूषित हो जाता है। लेकिन अब ऑप्शन हमारे सामने ऐसे थे, उपयुक्त सभी था नहीं, तो हम क्या, अगर यहाँ पर धन से इधर लेकर इधर उपयुक्त सभी लिख देते तब तो हम क्या लगाते, उपयुक्त सभी। लेकिन यहाँ पर कुंठा और संघर्ष से तब कई बार हमें ऑप्शंस के साथ भी जाना पड़ता है, हमारी नहीं चलती है वहां पर। परीक्षा में असफल होना, विद्यार्थी शिक्षक को के पक्षपात की शिकायत करता है और जिस बात को, उदाहरण है, यानी कि खुद की गलती नहीं बताता, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, खुद की गलती नहीं बता रहा है, अपना जो गलती है, अपनी जो असफलता का कारण है, अपनी जो असफलता का कारण है वो किसी दूसरे के सिर पर मंड देना, वो क्या कहलाता है, वो प्रक्षेपण कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा, प्रक्षेपण। यानी कि बच्चा क्या कहता है, परीक्षा में असफल होना, एक मिनट, परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। देखो इसके दो आंसर बन रहे हैं, यानी सफल नहीं हुआ, दूसरे के सिर पर मंड रहा है तो प्रक्षेपण हो गया। लेकिन वहां पर क्या कर रहा है, आंसर यहाँ ये नहीं लगाएंगे भाई, आंसर ये नहीं लगाएंगे, आंसर क्या लगाएंगे, औचित्य स्थापित कर रहा है, ठीक है, अंगूर खट्टे, मेरी गलती नहीं है, तो टीचर ने पक्षपात कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो औचित्य स्थापित कर रहा है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, औचित्य स्थापित कर रहा है, या फिर उसी को औचित्य स्थापित करने को क्या कहते हैं, तर्क संगति कर रहा है या युक्तिकरण कर रहा है। खुद की गलती नहीं है, वो तो टीचर ने पक्षपात कर दिया, मेरा तो पेपर क्लियर था ही, लेकिन पेपर तो आउट था, पेपर आउट था तो मेरिट बाहर चली गई या पैसे देने वालों की जॉब लग गई, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, वहां पर वो औचित्य स्थापित कर रहा है, तर्क संगति कर रहा है या युक्तिकरण कर रहा है। और ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। बाह्य विषय के गुणों को अपना लेना या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना, तो इसको क्या कहते हैं, दूसरे के गुणों को अपने अंदर, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना, आइडेंटिफिकेशन करवाना, तादात्म्य स्थापित कर लेना। मेरी गलती नहीं है, लाइसेंस नहीं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बाइक चला रहा हूँ, हेलमेट नहीं पहन रखा, पर मैं तो एसपी का बेटा हूं ना, मुझे जरूरत ही क्या है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वहां पर पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, वहां पर वो तादात्म्य स्थापित कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। प्रक्षेपण हमें बताया था, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, निर्भरता, दूसरे पर क्या हो जाता है, आश्रित हो जाना। आश्रित कब होता है, बहुत सारी असफलता हाथ लगने के बाद खुद को दूसरे के हवाले कर देना, आश्रित कर देना, दूसरे पर निर्भर हो जाना। तू मुझे कहेगा भाई वही बुक पढ़ूंगा, उतने ही घंटे पढ़ूंगा, उतने ही बजे उठूंगा, उतने ही बजे सोऊंगा, तू कहेगा तो खाऊंगा, तू नहीं कहेगा तो नहीं खाऊंगा। खुद को दूसरे के हवाले सौंप देना क्या कहलाता है, आश्रित। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष की किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को करता है, मैं नहीं आ रहा, बल्ले में कमी थी,
मैं नहीं आ रहा, बैट ही अच्छा नहीं था, तो वो वहां पर क्या करता है, वो वहां पर, वो तो प्रक्षेपण करता है, लेकिन प्रक्षेपण जैसा आंसर है नहीं, तो वो वहां पर क्या करता है, स्थानापत्तर समायोजन, यानी कि अपने आप का क्या करता है, वो स्थान बदलने की कोशिश करता है। जब बालक अपनी असफलताओं का दोष किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, तो वो विधि क्या कहलाती है, रचना। वहां पर कोई रचना नहीं कर रहा, वो बकवास कर रहा है, तो रचना तो हुई नहीं। रचना करते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, पॉजिटिव ही होती है। मानसिक मनोरचना है, ये भी नहीं है, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, तो वो वहां पर क्या कर रहा है, स्थानापन यानी कि स्थानापन करके अपने आप को समायोजित रखने की कोशिश कर रहा है। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां। अब प्रत्यक्ष विधियां क्या थी, जो चेतन मन में करते हैं, जो जानबूझकर करते हैं। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी कि वो टारगेट, वो गोल नहीं मिल रहा है, मुझे टीजीटी की जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं पीजीटी की तरफ मूव कर जाऊं। लक्ष्य क्या है, टीचिंग की जॉब करना। थोड़ा सा लक्ष्य में बदलाव कर देना, कंप्लीट लक्ष्य को नहीं बदला। ऐसे नहीं है कि टीचिंग की जॉब नहीं मिल रही है तो मैं बिजनेस करने लग जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने लक्ष्य को हल्का सा चेंज कर देना, यानी कि प्रत्यक्ष विधियों में आता है। बाधाओं को हटाना, यानी कि बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स को हटा देना, जानबूझकर करता है, चेतन मन में लाकर करता है, तो प्रत्यक्ष विधि। उदात्तीकरण अथवा शोधन, पूछा क्या था, पूछा था प्रत्यक्ष विधियां। अच्छा, ऐब ऐसे में आंसर दे रखा है, तो ये वाला तो क्या है, प्रत्यक्ष है, ये भी क्या है, प्रत्यक्ष। अब उदात्तीकरण करना, शोधन करना, ये प्रत्यक्ष नहीं है भाई, ये क्या है, अप्रत्यक्ष है। शोधन क्या कौन कर रहा था, तुलसीदास कर रहा था, अभी एग्जाम्पल दिया रामचरितमानस लिखकर, ठीक है। दूसरा मार्ग खोज लेना, यानी कि लक्ष्य तो टारगेट तो मेरा क्या है, टीचर बनने का है, लेकिन मेरे एमसीक्यू सॉल्व करने से पेपर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या पढ़ना शुरू कर दूं, थ्योरी। या थ्योरी पढ़ने से नहीं हो रहा है तो एमसीक्यू लगाना शुरू, यानी कि दूसरा मार्ग खोज लेना, ये भी क्या है, प्रत्यक्ष। तो ऐसा आंसर कौन सा है, ए है। ABCD में आंसर आएगा तो तुम देख लेना, इंग्लिश में पेपर सॉल्व करते हो तो ए बै और दे, तो आंसर क्या रह जाएगा, ए बै दे। और ये वाली कौन सी विधि थी, ये कौन सी थी, अप्रत्यक्ष थी। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, खुद के विचार दूसरे के हिसाब से। माहौल था, किसी की मरगत में गए, वहां सामने कोई रो रही थी और उसको देखकर आंसू आ गए, तो उसने क्या किया, उसने क्या कर दिया, दूसरे के अनुरूप अपने को ढाल लिया। माहौल बहुत खुशी का था और वहां पहुंचकर हम भी रोने का व्यवहार ना करें, वहां पर जाकर हमें भी हंसी आ जाए, तो हमने क्या कर लिया, दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। यानी कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया, ऐसी रक्षात्मक युक्ति जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करे, तो उसको क्या कहते हैं, अंतःप्रेक्षण कहते हैं, अंतःक्षेपण कहते हैं। दमन में दबा लेता है, प्रक्षेपण में दूसरों पर डाल देता है, तादमीकरण में आइडेंटिफिकेशन करता है, दूसरे की पहचान को खुद की पहचान बनाने की कोशिश करता है। अब ये वाली भी इनडायरेक्ट थी। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, प्रक्षेपण है रक्षात्मक युक्ति, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रतिगमन, वैश्यक का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना। सामाजिक समायोजन, ये कोई रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तो आंसर तो ये वाला हो जाएगा, नहीं है पूछा तो ये वाला। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में क्या करता है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दूं तो तुम्हें, जिसे बात करना पसंद नहीं है फिर भी हम उसकी बात सुनते हैं। एक सौतेली माँ है, रक्षात्मक बिहेवियर अपनाते हुए खुद को समायोजित रखने के लिए जो अपनी सौतेली बेटी है उसे प्यार करने लगती है और फिर धीरे धीरे उसको प्यार हो जाता है। या किसी की बात सुनने का हमारा मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात सुनने लगते हैं और फिर हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। ये भी क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो रक्षात्मक युक्ति कौन सी है, सामाजिक समायोजन नहीं है। एक विद्यार्थी बीएड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा देता है, बीएड करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देता है और असफल रहता है, ठीक है, फेल हो गया। फिर सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता था, अंगूर मीठे हैं, मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो बिजनेस करूंगा। अध्यापक बन के क्या, 2 बजे घर आ जाओगे, हुक्का पियोगे, ताश खेलोगे, रात को पढ़ जाओगे, सुबह उठकर स्कूल चले जाओगे, ये कोई जॉब ही नहीं है। अरे तो जब तेरे को करनी ही नहीं थी तो तू बीएड का एंट्रेंस टेस्ट देने क्या धक्के खाने गया था? सीधी सी बात है, करनी तो थी, अब हुआ नहीं तो वो क्या कर रहा है, अंगूर मीठे, मुझे तो करनी ही नहीं थी।
प्रमोशन क्यों लेना? प्रमोशन लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। कार किस लिए खरीदनी? फालतू में तेल का खर्चा होगा, आराम से साइकिल पे जाता हूँ, मजे करता हूँ, व्यायाम हो जाता है मेरा, शारीरिक रूप से मैं सही रहता हूँ। यानी कि अंगूर मीठे हैं, जो चीजें नहीं मिले तो फिर क्या करें? फिर हम वही लोमड़ी वाली कहानी है, अंगूर मीठे हैं खट्टे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? तादमे कर रहा है क्या? उदात्तीकरण इतनी बार बता लिया मैंने, अब तो बता दो तुम क्या कर रहा है ये? युक्तिकरण। इसी का दूसरा नाम क्या था? तर्क संगति। तर्क संगति, तर्क दे रहे हैं ना वो। प्रक्षेपण में क्या करता है वो? दूसरे पे डाल देता है। तादमीकरण में क्या करता है वो? तादमीकरण के अंदर क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन देता है। उदात्तीकरण में क्या करता है? उदात्तीकरण में रामचरितमानस, रामचरितमानस मानस लिख देता है। कौन लिख देता है? तुलसीदास जी। युक्तिकरण का दूसरा नाम क्या था? औचित्य स्थापित। तर्क संगति, औचित्य स्थापित करना, औचित्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थक गई भाई। इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। अब इसको बता दो, तर्क संगत को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। सारी इनडायरेक्ट विधियां थी। निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? सारी करती हैं। कुंठा और अंतर्द्वंद को कौन सी कम करती है? दमन, प्रतिगमन, शमन, ये सारी की सारी क्या है? अप्रत्यक्ष विधियां। दमन अभी एग्जाम्पल दिया था, दब गई अचेतन मन में। शमन आई थी, तुमने धक्के से दबा दी, दूसरे काम में बिजी करके। प्रतिगमन कुछ कदम पीछे हटा लिए और बूढ़ा बच्चे की तरह कुंडलियां चलना, रेंग कर चलना शुरू कर देता है। वह शख्स जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। लड़की पी आकर अपनी माँ के गोद में सिर रखकर सो जाती है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चल दिया, अभी दिया था। वो क्या कर रहा है? 8 वर्ष का बच्चा कोई घुटने चल सकता है? लेकिन वो घुटने चलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को बच्चा मान रहा है अभी भी। तो वो क्या कर रहा है? समायोजन करने की कोशिश कर रहा है। तुम कहोगे 8 साल के बच्चे में समायोजन की दिक्कत ही कहाँ से आई? कहाँ से तनाव था? तो मस्त मौला होता है 8 साल का। तो कहाँ होता है? उत्तर बाल्यावस्था में होता है। और उत्तर बाल्यावस्था में तो वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल जाकर तो उसको कोई तनाव ही नहीं होता। उसको क्या होता है? वो तो गंदी अवस्था होती है। गली में खेल गया, गर्मी में, धूप में, दोपहर में गांव की गलियों में घूम रहा है, ठीक है। उसको किस चीज का भय टेंशन है? कोई भय टेंशन है ही नहीं। तो उसके अंदर कहाँ से असमायोजन की स्थिति है? उसके अंदर असमायोजन की, कुसमायोजन की स्थिति कब आई? जब उसने कंचे इकट्ठे किए थे। कंचे इकट्ठे करके उसकी वो कंचे वाली बोतल चोरी हो गई, तो आ गया ना टेंशन में, हो गया ना कुसमायोजित। अब उसको क्या करना पड़ेगा? समायोजित। अब वो और छोटा बच्चा बन जाता है। संरक्षण का, यहाँ 8 साल का बच्चा होता है, वो संरक्षण करना सीखता है, जीववाद उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो घुटने चलकर चलना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या कर रहा होता है? वो प्रतिगमन कर रहा होता है, वो रिग्रेशन कर रहा होता है। युक्तिकरण में क्या था? युक्तिकरण में क्या था? औचित्य स्थापित करते हैं, रैशनलाइजेशन। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे हैं। क्षतिपूर्ति में क्या करते हैं? कम हाइट वाली लड़कियां हील पहनकर चलना स्टार्ट कर देते हैं। शारीरिक रूप से जो बच्चा सही नहीं है वो कक्षा में प्रथम आने की कोशिश करता है। और क्या एग्जाम्पल दिया था? काले सांवले रंग की लड़कियां फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर देती हैं। तो वो क्या करती हैं? क्षतिपूर्ति कर रही होती है, दमन दबा लेती है अपने मन में। तो वो वापस आ जाता। तो आंसर क्या रहेगा? ए वाला। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर, ये नहीं करवाया अभी तक, घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है। कहीं का गुस्सा कहीं निकालता है। अब कहाँ निकालेगा? जहां उसकी चलती है, जहां पर वो ज्यादा पावरफुल है। यानी कि ज्यादा पावरफुल आदमी कम पावरफुल पर अपना गुस्सा निकालता है। यानी कि बड़ा भाई अध्यापक को तो डांट नहीं सकता, मन ही मन में तो जरूर गाली दे रहा होगा, और घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है। इस उदाहरण को निम्नलिखित में से किसका रक्षा कवच या किसका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या किसका प्रतिरक्षा से संबंधित है? अब ऐसा कहाँ करता है, या ऐसा कहाँ करता है? ऐसा प्रतिक्रिया में करता है। कहाँ करता है? प्रतिक्रिया निर्माण में। और तो नहीं, प्रतिक्रिया में नहीं करता। प्रतिक्रिया में तो वो है
जो सौतेली माँ अपनी बेटी से प्यार, मतलब सौतेली बेटी से प्यार करने लग जाती है। ठीक है, मार्गांतीकरण में क्या करता है, रामचरितमानस वाला था इनडायरेक्ट में। तो मार्गांतीकरण में ऐसे भी था कि तुमने अपना मार्ग बदल लिया, वो तो जानबूझकर बदला, और मार्गांतीकरण तुम उसमें भी पढ़ते हो जो रामचरितमानस लिख दी गई थी। ये क्या है, प्रतिस्थापन। वैसे तो इसको प्रतिस्थापन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको प्रतिस्थापन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, विस्थापन आना चाहिए। प्रतिस्थापन और विस्थापन में दोनों में फर्क है। विस्थापन या इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बॉस ने आपके फादर को डांटा और आपके फादर ने घर आकर आपकी मदर को डांट दिया। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये क्या था, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कहाँ करते हैं, प्रतिस्थापन तो हम सबसे हमारे गोल को ही चेंज कर देते हैं। यानी कि ये तो क्या है, प्रतिस्थापन। ये तो क्या है, डायरेक्ट मेथड है, और ये क्या है, इनडायरेक्ट। यहाँ ऑप्शन गलत दे रखे थे, यहाँ पर विस्थापन लिखा होता तो ये आंसर आ जाता, और विस्थापन ही आएगा जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं, गोल को चेंज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका रहेगा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। और एग्जाम्पल, बॉस ने आपके फादर को डांटा और आपके फादर ने आपकी मदर को डांट दिया एक कप टूटने पर। ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को रिपीट मोड पर देख लेना भाई, ये बहुत सारे रक्षात्मक युक्तियां हैं समायोजित रखने के लिए। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे आदमी क्या रहता है, समायोजित रहता है, तनाव, कुंठा, दबाव से बाहर आ जाता है। और अलग अलग विधियां बताइए, एक बार फिर से देख लेना इस क्लास को। थैंक यू।